नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर पत्रिका। मैं हूं आपके सामने सर्वेश कुमार पांडे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डुमरांव विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अजीत सिंह कुशवाहा जी। आइए इनसे चुनावी चर्चा करते हैं। अजीत जी, सबसे पहले तो अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को। अजीत जी, इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रोजगार के सवाल पर केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार दोनों ही फेल साबित हुई है। मोदी जी के साथ ही नीतीश जी की सत्ता भी चल रही है। आपको मालूम होगा कि मोदी जी जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। मतलब साफ है कि 2014 में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन चूंकि आज उनके आए हुए 6 से 7 साल हो गए, दूसरा टर्म भी उनका शुरू हो गया, लेकिन अभी तक रोजगार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि तमाम सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, जहां दलित पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग या निम्न मध्यम वर्गीय लोग जो कहिए आर्थिक तौर पर, या मध्यम वर्ग भी उसी सरकारी नौकरी पर निर्भर है। अगर सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो देश का एक बड़ा मध्य वर्ग जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। रेल को बेचा जा रहा है, जो रेल सबसे बड़ी संस्थान है जो हमारे नौजवानों को नौकरी देती है। अगर रेल खत्म हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हमारा तो साफ कहना है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रेल यात्रा मात्र के साधन होगी, लेकिन हमारे लिए यात्रा के साधन के साथ साथ हमारा जीवन है, क्योंकि वो हमें रोजी देती है, रोटी देती है, रोजगार देती है। रेलवे को बेचने का सरकार का फैसला नौजवानों की ज़िंदगी और सपनों को बेचने का फैसला है। इसलिए हमारी ये लड़ाई उनकी ज़िंदगी और सपनों को बचाने की लड़ाई है, इसलिए रोज़गार बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि अन्य जो अभी भारत पेट्रोलियम का सौदा हो रहा है, इंडियन एयरलाइंस का सौदा हो रहा है, और अभी हाल ही में खबर आई थी कि 28 कंपनियों को ये सरकार नीलाम करने पे आमदा है। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इससे देश के अंदर भारी बेकारी और बेरोजगारी पैदा होगी। दूसरा हमारा मुद्दा एजुकेशन है। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए भी हैं। हम मानते हैं कि सरकारी स्कूलों को ठीक होना चाहिए, इसलिए कि आज भी भले ही धड़ल्ले के साथ प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में 80 से 90% लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चे को उतनी महंगी फ़ी देकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। इसलिए अगर उनको शिक्षा देनी है तो ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल को बेहतर किया जाए, लेकिन सरकार सरकारी स्कूलों पर कोई फंड नहीं खर्चा कर रही है। आप देखेंगे स्कूल में कि एक एक क्लासरूम में 3-3 क्लासें चलते हैं, टीचर्स नहीं हैं, जो शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षक वेतन मांग रहे हैं तो उस पर लाठियाँ चल रही हैं। समान काम का समान वेतन उनका एक बड़ा एजेंडा है, जो हमारे चुनाव का भी एजेंडा है, उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत ही लचर है। ठीक वही बात है, शिक्षा वाली ही बात है कि सरकारी अस्पताल ही निर्भरता 80% लोगों की आज भी है, इसलिए वो बड़ी महंगे अस्पतालों का फ़ी नहीं अदा कर सकते हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, कुत्ता काट दिया तो उसका दवाई नहीं मिलता है, डॉक्टर हैं और दवाई लिख दी तो दवाई नहीं मिलेगी, इस तरीके की व्यवस्था है। लोग अगर किसी को बीमारी हो गई तो उनको मर जाना है। चौथा है खेती और किसानी का मुद्दा। ये इलाका भी किसानों का इलाका रहा है, लेकिन सरकार किसानी के मामले में पूरी के तौर पे फ्लॉप साबित हुई है। कई बार वादा होता है कि नहरों का पानी अंतिम छोर तक आपके खेतों में पहुंचाया जाएगा, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वो एक बहुत बड़ा सवाल है। चौथा है, आप देखें बिहार के अंदर जिस तरीके से मज़दूरों का पलायन हुआ है, देश भर में मज़दूर पलायन किए हैं, सुदूर दक्षिण भारत में जाकर काम करते हैं। लोगों को वहाँ का भोजन ठीक नहीं लगता है, मन महसूस करके वहाँ रहते हैं लोग, अपने बच्चों का मुंह देख करके कि भाई कमाएंगे तो काम चलेगा। वहाँ कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन हुआ तमाम मज़दूरों को बाहर कर दिया गया। ये भी नहीं देखा किसी ने कि उनके पास पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है। मोदी जी और नीतीश जी ने उन मज़दूरों को धोखा दिया है। वहाँ से निकले, पैदल चले, रास्ते में वो शहीद हो गए, मारे गए। बिहार में आए तो नीतीश कुमार ने बैरिकेडिंग लगा दिया कि आने नहीं देंगे, तो मज़दूर एक प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं हमारे मुद्दे हैं, इन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अक्सर नेताओं के नाम में हम देखते हैं कि डॉक्टर नहीं हुआ करता है। डॉक्टर मतलब कि आप एक जरूर पढ़े लिखे नेता हैं, थोड़ा आप शैक्षिक परिचय देते हैं। नहीं, दरअसल मैंने PhD किया हुआ है। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। जैन कॉलेज से मैंने BA किया, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से मैंने हिस्ट्री में PG किया, और वहीं से इतिहास में बिहार के किसान आंदोलन मेरा विषय था, उस पर मैंने अपना शोध पूरा किया है। तो इसलिए जो रिसर्च करते हैं उनका डॉक्टर होता है। अच्छा, आपको डुमरांव में कुछ स्थानीय मुद्दे क्या दिखते हैं, स्थानीय समस्या डुमरांव? देखो, डुमरांव में बहुत स्थानीय मुद्दे हैं। मैंने जितनी बातें कही वो सारे मुद्दे डुमरांव के मुद्दे हैं, बिहार के मुद्दे हैं। डुमरांव का मुद्दा मलई बराज का मुद्दा है। डुमरांव का मुद्दा एक बार फिर डुमरांव को उस पुराने दौर में ले जाना है जब डुमरांव एक ज़माने में औद्योगिक इलाका हुआ करता था। अगर डुमरांव एक बार फिर औद्योगिक इलाका होगा, अगर यहाँ उद्योग धंधे हो गए, और डुमरांव में इसकी बहुत भारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी ज़मीनें हैं। आप नवानगर में जाके देखिए, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है ऐसे ही, उसमें कुछ नहीं होता है।
वहाँ पे आप उद्योग धंधा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक ज़माने में उस इलाके में खूब ईख की खेती हुआ करती थी, क्योंकि बक्सर में चीनी मिल थी, तो चीनी मिल के मज़दूरों को भी काम मिलता था और किसानों को भी जो ईख की खेती करते थे। यहाँ लालटेन की फैक्ट्री थी, सूत की फैक्ट्री थी। तो मेरा ये एजेंडा है, हम इस पे लड़ेंगे कि एक बार फिर जो डुमरांव का गौरव है, जो उसके जो औद्योगिक इलाका का उसका अपना एक इतिहास रहा है, उसको लौटाया जाए। अगर ये वापस लौटता है, अगर यहाँ उद्योग धंधा स्थापित होता है, तो ना सिर्फ डुमरांव में बल्कि पूरे शाहाबाद के लोगों को नौकरी मिलेगी। बिहार के कई हिस्सों के लोग यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। और पलायन नाम की जो हमारे साथ एक लेबल लगा है, हम बाहर जाके पीटते हैं, लोग हमको मारते हैं, गालियाँ देते हैं, हम कई तरह की प्रताड़ना के शिकार होते हैं। महाराष्ट्र में आप देखते हैं, सूरत में देखते हैं, कई जगह होते हैं। तो इससे भी बचेंगे, मान सम्मान भी बचेगा और काम भी मिलेगा। तो वर्तमान विधायक के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? वर्तमान का तो कोई कार्यकाल नहीं रहा है। इन लोगों ने तो कभी सवाल ही नहीं उठाया विधानसभा में। लोग जो है विधानसभा को अय्याशी का अड्डा समझ रखे हैं और वो जाते हैं और बस हो गया, एमएलए हो गए, अपना रुतबा हो गया। तो ये एक नया कंसेप्ट बन गया। हमने तो कहा है अपने इलेक्शन कैंपेन में कि चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं कि चुनाव जीत के रुतबा बनाना है। चुनाव जीतना एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जो जनता आपको सौंपती है, उसके सवालों को हल करने का जिम्मेदारी, उसके साथ खड़ा हो जाने की जिम्मेदारी। मैं देखता हूँ कि जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, एक मात्र नहीं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो जनता के साथ खड़े ही नहीं हैं। तो जब जनता आपके साथ खड़ी है तो आपको भी तो जनता के साथ खड़ा होना होगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर ये सब मैंने फेल हैं लोग, स्पष्ट तौर पर फेल। अच्छा, वर्तमान विधायक बार बार करें कि सब नक्सलियों की पार्टी है, सब ये हत्यारों की पार्टी है, इसमें आप कितना सत्य दें? ये दरअसल लोगों की बेचैनी है ना। हमने आपको जो मुद्दा बताया, अगर वो मुद्दा नक्सलियों का है तो वही है ना। हमारी लड़ाई तो उस मुद्दे पे, हम तो रोज़ वही बोलते हैं, और क्या। अच्छा, हमारे क्षेत्र में जनरली जात आधारित या धर्म आधारित ही राजनीति होती है। आप भी अपने आप को किसी जाति या धर्म का नेता मानते हैं? देखिए, हमने जब राजनीति शुरू की थी, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के थे। आमतौर पे आप देखिएगा कि पढ़ने लिखने वाला लड़का जो है IAS PCS की तैयारी करता है, लेक्चरशिप की तैयारी करता है। हम लोग की भी इच्छा थी कि हम लोग PCS करें, IAS करें या अंततः लेक्चरशिप में जाएं। लेकिन हमने सोचा कि क्या करेंगे जाके, 2 पैसा कमा के अपना जीवन तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम जब राजनीति कर रहे हैं तो वो किसी जात की राजनीति नहीं है। हम समाज को चेंज करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति का विमर्श भी बदले। सिर्फ राजनीति में चुनाव हो जाने से और सत्ता बदल जाने से, अगर मान लीजिए कि मैं जीत ही गया तो उससे क्या होगा, लेकिन राजनीति का विमर्श बदलना चाहिए। मैं भाषण देता हूं तो मैं किसी से कुछ झूठा वादा नहीं करता हूं। मेरा बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक बैकग्राउंड? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, कुछ विशेष नहीं। मेरे पिताजी हैं। पिताजी भी नेता नहीं है, मेरे पिताजी सिपाही हैं, सिपाही की नौकरी में है। बहुत। आप अपने परिवार के पहले नेतृत्व करते हैं? हाँ, परिवार में तो मैं पहला आदमी हूँ जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा, आप पे एक बाहरी होने का भी आप पे एक आरोप लग रहा है। इस मतलब राजनीति में बाहरी अंदरी का क्या मतलब, आप क्या समझते हैं? अब पता नहीं, लोगों ने भागलपुर के लोगों को बाहरी नहीं समझा, लेकिन भोजपुरिया को बाहरी समझ रहे हैं। वो कोई मैटर नहीं है, जनता से पूछिए भोजपुरिया कैसे बाहरी हो गया। मैं तो रोज भोजपुरी में बोलता हूँ। मैंने कहा कि बताओ लोग भाई, भागलपुरिया मनैया का हो गया, भोजपुरिया बाहरी का हो गया। हमारा गाँव में, बक्सर के गाँव में एगो नहर का अंतर बा, ठीक न। तो एगो नहर मैंने हमारा बाहरी का दी, ऐसा कोई मैटर नहीं है। आप मूलतः कहाँ के? मेरा गाँव उत्तरदहा है। कहाँ, किस जिला? है भाई, भोजपुर जिला में है, जगदीशपुर में, तियर थाना में है। चलते चलते हमारे बक्सरपति के दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, हमें हमारा यही संदेश है कि आप बदलाव कीजिए। पूरा बिहार बदल रहा है, पूरे बिहार में बदलाव की हट है। 15 वर्ष के कुशासन और मोदी जी के राज के खिलाफ बिहार के युवा जग रहे हैं और युवाओं के अंदर बदलाव की कुलबुलाहट दिख रही है, बदल रहा है। डुमरांव के मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि जाति धर्म जात पात से ऊपर उठ करके बदलाव के लिए आगे बढ़िए। आइए हम और आप मिलकर एक नया डुमरांव बनाएं, नया बिहार बनाएं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलेंगे नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।